नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी 24 में। जैसा कि हमारी सामान्य हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं, पहली कक्षा में हमने सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ा और हमने अपना पहला चैप्टर हिंदी वर्णमाला शुरू किया, जिसमें हम स्वरों के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में दूसरी क्लास में हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में को हम 3 भागों में विभाजित करके देखते हैं। पहला भाग है स्थान के आधार पर, दूसरा उच्चारण की मात्रा के आधार पर और तीसरा अनुनासिकता के आधार पर। इन तीनों के भी अलग अलग वर्गीकरण किए गए हैं। जैसा कि स्थान के आधार पर पहला वर्गीकरण किया गया है जीव की ऊंचाई के आधार पर। जीव की ऊंचाई के आधार पर हम स्वरों को 4 भागों में बांटते हैं। पहला संवृत स्वर, दूसरा विवृत स्वर, तीसरा अर्ध संवृत और चौथा अर्ध विवृत। संवृत स्वर वे कहलाते हैं जिसमें छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ। कल हमने आपको बताया था ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, सजातीय स्वर क्या होते हैं, विजातीय स्वर क्या होते हैं। इसी प्रकार विवृत स्वर आ और आ को बोलते हैं। अर्ध संवृत स्वर ए और औ को बोलते हैं। अर्ध विवृत स्वर ऐ और औ को बोलते हैं। इन सभी स्वरों से 3 स्थान के आधार पर अगला भाग आता है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर हम स्वरों को 3 वर्गों में बांटते हैं। नंबर 1 वर्तुल या सर्किल। जब हम स्वरों का उच्चारण करेंगे उ, बड़ा उ, ओ, औ, तो हमारे जो ओष्ठ हैं उनकी आकृति सर्किल के आकृति में आ जाएगी। आप भी उच्चारण करके देखिए उ, ओ, औ। तो हमारे ओष्ठों की, ओष्ठ यानी होठों की आकृति वर्तुल यानी सर्किल के आकार में आ जाती है। इसी प्रकार जब हम आ और आ बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ अर्धवर्तुल आकार में आ जाते हैं। और तीसरे जब हम ई, ए, ऐ बोलते हैं तो हमारे ओष्ठ अवर्तुल रहते हैं, इसमें कोई सर्किल नहीं बनता है। तो उच्चारण के आधार पर, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, वर्तुल, अर्धवर्तुल, अवर्तुल। ये जो वर्गीकरण है स्थान के आधार पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सही जवाब तभी दे पाएंगे जब आप इसे महसूस करेंगे कि किस प्रकार से ओष्ठ की स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसी प्रकार से अगला तीसरा जीव के प्रयोग में आने वाले भाग के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 अग्र स्वर, जो जीव के अगले हिस्से से बोले जाते हैं उन्हें अग्र स्वर कहा जाता है, जैसे ई, ए, ऐ। और जो जीव के मध्य से स्वर बोले जाते हैं उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है, जैसे अ। और पश्च स्वर वे कहलाते हैं जो जीव के पिछले हिस्से से किए जाते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ। ये पश्च स्वर कहलाते हैं। इन सभी से एक न एक प्रश्न हर एक परीक्षा में अवश्य आता है और काफी बच्चे उसे गलत करके आते हैं। हम आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा, इसलिए अब हम अपना स्वरों के अगले वर्गीकरण को देखेंगे, जो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 आधारों पर और किया जाता है, जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक कहलाते हैं।
मात्रा का अर्थ है किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं तथा ये मात्राएं केवल स्वरों में होती हैं, व्यंजन में नहीं। अर्थात जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण में लगने वाली श्वास की मात्रा में जितना समय लगता है उसके आधार पर हम इन्हें 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, जिसमें पहला होता है एक मात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर में सबसे कम श्वास की मात्रा लगती है, इसलिए ये एक मात्रिक कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत हमारे ह्रस्व स्वर आते हैं अ, ई, उ, ऋ। इसके बाद द्विमात्रिक मात्रा के आधार पर द्विमात्रिक स्वर आते हैं, जिसमें हमारे दीर्घ स्वर आते हैं अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। द्विमात्री की पहचान के लिए हम इस एस आकार का भी प्रयोग करते हैं लेखन शैली में, जो आपने देखा होगा। और इसी तरह इनमें एक मात्रिक से द्विमात्रिक में का जब उच्चारण करते हैं तो इसमें दुगना श्वास की मात्रा लगती है, इसलिए इसे द्विमात्रिक कहा जाता है। और इससे आगे त्रिमात्रिक होते हैं, जिसे प्लूत स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें मात्रा एक मात्रिक से 3 गुनी लगती है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक भी कहा जाता है। और आपने ऐसे लिखा हुआ देखा होगा ओ, उ, म। ओम को लंबा जब उच्चारण करना होता है तो ऐसे लिखा जाता है, या जैसे हम किसी को आवाज लगाते हैं तो उसमें त्रिमात्रिक स्वरों का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। तो जब हम किसी स्वर को बोलने के लिए लंबा खींचते हैं, उसमें जो समय लगता है वह सबसे अधिक होता है, इसलिए उसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। स्टार्ट। अगला स्वरों का जो अनुनासिकता के आधार पर विभाजन किया गया है। अनुनासिकता का अर्थ है अनु यानी पीछे या बाद में, और नासिकता यानी नाक से उच्चारण होने वाले। जैसे हम उच्चारण करके देखेंगे कहा और कहां, तो इसमें नाक का प्रयोग होता है। और जैसे कही और कहीं, इसी आधार पर मुख और नाक के द्वारा जब प्रयोग किया जाता है उच्चारण का तो वे तत्भव शब्द होते हैं। और जब उच्चारण में मुख का प्रयोग ज्यादा और नाक का कम किया जाता है तो वे ध्वनि स्वर ध्वनि होती हैं और इन्हें अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है। और जब मुख का प्रयोग कम और नाक का प्रयोग अधिक किया जाता है उच्चारण के समय, तो वे ध्वनियां व्यंजन ध्वनि कहलाती हैं, जिन्हें अनुस्वार भी कहते हैं, और ये पूर्ण अनुनासिक भी कहलाती हैं। इन्हीं में पंचमा अक्षर भी आते हैं, जिनके बारे में आपसे विस्तृत चर्चा व्यंजन पढ़ाते समय की जाएगी। आशा करते हैं आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक व कमेंट के माध्यम से अपनी बात भी आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट। और हाँ, अगली क्लास को अच्छे से समझने के लिए आप हमारी आज की और इससे पहली जो एक क्लास है उनको भी आप देखकर अवश्य आएं, जिससे कि आने वाली क्लास आपको अच्छे से समझ में आए और आपका मन ध्यान से उस क्लासों में लग सके।